Hello everyone, this is Shalini and you're watching your own educational channel ज्ञान की मोती। डियर व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम संसाधन, जो कि हमने पिछले वीडियो में अध्ययन कार्य किया था, इसी का आवश्यक अभ्यास कार्य जो कि लिया गया है कक्षा 8 की पुस्तक भारत संसाधन एवं विकास से। तो आइए देर किस बात की है, हम शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। और पहला प्रश्न है, संसाधन किसे कहते हैं? आप उत्तर लिख सकते हैं। विभिन्न प्रकार की वस्तु या पदार्थ जिसकी उपयोगिता हो वो संसाधन कहलाते हैं। छोटा सा उत्तर है। अगला प्रश्न है, अक्षयशील संसाधन कौन कौन से हैं? तो डियर व्यूअर्स, उत्तर लिखिए। सूर्य का प्रकाश, पवन, वायु आदि कभी न समाप्त होने वाले संसाधन को अक्षयशील संसाधन कहते हैं, जो अक्षय हो, जिनका कभी क्षय ना हो। अगला प्रश्न है, जीवाश्मी ईंधन अनवीकरणीय संसाधन क्यों है? उत्तर लिखिए। ऐसे प्राकृतिक संसाधन जो भूतकाल में निर्मित हुए हैं तथा जिनका भंडार सीमित मात्रा में है, अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। इन संसाधनों का एक बार उपयोग कर लेने के बाद इन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जीवाश्मी ईंधन भी एक ऐसा ही संसाधन है जिसे पुनः निर्मित होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। इसी कारण इसे अनवीकरणीय ईंधन कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं? उत्तर लिखिए। संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग पर लगाम लगाने की जरूरत है। संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग को संसाधन संरक्षण कहते हैं। विवेकपूर्ण उपयोग अर्थात जो कि सोच समझकर किया जा सके, ताकि हमारी भावी पीढ़ी यानी आने वाली पीढ़ी को भी उन संसाधनों का लाभ प्राप्त हो सके। संसाधन संरक्षण का अर्थ संसाधनों के प्रयोग को पूर्णतः रोकना नहीं है, बल्कि इस प्रकार से उपयोग करना है कि वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भावी पीढ़ी भी इनसे लाभान्वित हो सके। ऐसे विकास को ही सतत पोषण विकास कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के उपाय लिखिए। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन आंसर है। आप लिख सकते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के उपाय निम्नलिखित हैं। हम इन्हें 4 में वर्गीकृत कर देंगे। मृदा का संरक्षण यानी मिट्टी का संरक्षण, वृक्षों का संरक्षण, खनिज संरक्षण और जल का संरक्षण। पहला लिखिए, मृदा का संरक्षण। डियर व्यूअर्स, मृदा की बहुत बड़ी हानि अपरदन से होती है। मृदा के अपरदन को रोकने के लिए फसल का 10 से 15 सेंटीमीटर तक डंठल छोड़कर काटना चाहिए, जिससे वायु वेग का प्रभाव ना पड़े, क्योंकि मृदा का अपरदन वायु द्वारा ही होता है। पशुचारण पर रोक लगाकर तथा खेतों में मेड़ बनाकर मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। दूसरा है वृक्षों का संरक्षण। औद्योगिक क्रांति के बाद वनों का बड़े पैमाने पर ह्रास हुआ है, अतः वृक्षारोपण को बढ़ावा देकर वन संपदा की वृद्धि की जा सकती है। वृक्षारोपण द्वारा मिट्टी के कटाव को भी कम किया जा सकता है। तीसरा है खनिज संरक्षण। खनिजों के संरक्षण के लिए इनका बहुत सोच विचार कर ही उपयोग करना चाहिए। दुर्लभ या कम मिलने वाले खनिजों के लिए इनके विकल्पों को खोजा जाना चाहिए। जैसे धातुओं के स्थान पर प्लास्टिक का उपयोग करके खनिजों का संरक्षण किया जा सकता है। अगला है जल का संरक्षण। जल का संरक्षण जीवन का संरक्षण है। भाई, बिना भोजन के तो इंसान रह सकता है कुछ दिन तक, परंतु जल के बगैर ज्यादा दिन तक जीवित रहना असंभव है। जल का प्राकृतिक स्रोत है वर्षा। वर्षा का जल प्रवाहित होकर नदियों एवं नालों में पहुंचता है। वर्षा के जल के उपयोग के लिए बांध बनाकर इसे जमा भी किया जा सकता है। नहरों को पक्का करके तथा टिंकिल सिंचाई द्वारा जल के उपयोग को कम किया जा सकता है। घरों में पानी का सीमित प्रयोग कर जल का संरक्षण किया जा सकता है।
हमारा अगला अभ्यास कार्य है निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। तो बनाइए कोयला जीवाश्मी संसाधन, सौर प्रकाश अक्षयशील संसाधन और वन मानव पूरित संसाधन। अगला अभ्यास कार्य है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान भरिए। का है पुल एक मानव निर्मित संसाधन है। अगला है उपजाऊ भूमि प्राकृतिक संसाधन है। और ग है संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग संसाधन संरक्षण कहलाता है। तो डियर व्यूअर्स, यहीं पर समाप्त होता है हमारा छोटा सा अभ्यास कार्य। हम जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए अध्याय और उसके आवश्यक अभ्यास कार्य के साथ। तब तक के लिए अपना विशेष ध्यान रखिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो एक लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अन्य बच्चे भी इन वीडियोस का लाभ प्राप्त कर सकें। खूब पढ़ें, खूब पढ़ें। थैंक यू।